बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। दुनिया इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें बेचैन करने वाली हैं और वॉशिंगटन से तेहरान तक सन्नाटा नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी महसूस की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अपने सबसे खतरनाक चरण पर पहुंच चुका है। ईरान की नेवी ड्रिल के बाद अमेरिकी सेना बुरी तरह से भड़की हुई है। IRGC यानी कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को खुली चेतावनी दी गई और कहा जा रहा है कि तेहरान पर आज रात हमला हो सकता है और निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हो सकते हैं, जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। दावों में तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को बंकर में शिफ्ट किया गया। समंदर में अमेरिकी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप डेल्टा फोर्स के साथ तैनात है और इसके साथ ही अमेरिका का दूसरा विशाल करियर स्ट्राइक ग्रुप यानी USS जॉर्ज W बुश, जो करीब 90 फाइटर जेट्स के साथ में ऑपरेट करता है, वो भी ईरान के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। सवाल बहुत सीधे हैं, क्या अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर आखिरी वार की तैयारी में है? क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या जंग की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? फिलहाल दोनों ही देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर परमाणु हमले की पुष्टि नहीं है। हाँ, लेकिन जमीन हो, समंदर हो या हो आसमान, तीनों जगहों पर सैन्य हलचल दुनिया को डरा रही है। नजरें अब बस एक बात पर टिकी हैं कि अगले कुछ घंटे जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। और आज जिस तरह से अब से कुछ देर पहले ईरान में बड़े धमाके हुए, सिलसिलेवार बड़े धमाके हुए, उसको लेकर तो ऐसा ही लगता है कि अब युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर है या फिर युद्ध का आगाज हो चुका है। करेंगे चर्चा इसके हर पहलू पर, लेकिन पहले देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। आज रात दुनिया चैन से सो पाएगी या नहीं, ये सवाल अब सिर्फ कूटनीति का नहीं रहा। ईरान, अमेरिका और बीच में बारूद से भरा मिडिल ईस्ट, संकेत बहुत खतरनाक है। हलचल जमीन पर भी है और समंदर में भी और आसमान में भी। अब दावे किए जा रहे हैं कि ईरान की नेवी जो ड्रिल कर रही है उसने अमेरिकी सेना को उकसा दिया है कार्रवाई के लिए, और अब जवाब की भाषा डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि डिफरेंस बताई जा रही है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमले की रणनीति पर चर्चा हो रही है और ये कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं है। समझिए, ये संदेश बहुत स्पष्ट होगा सीधे तेहरान को। हालांकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई आधिकारिक पुष्टि तो अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह की तैनाती नजर आती है, उसने दुनिया को डरा जरूर दिया है। क्या अब ईरान पर हमले का वक्त आ चुका है? ये बड़ी बात कही जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। दरअसल ईरान में US स्पेशल फोर्स की तैनाती है। ईरान पर हमले के लिए करीब 30,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बाकायदा अपनी सेना भेजी है और बताया ये जा रहा है कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि US के 20 ग्लोब मास्टर विमान भी ईरान के तटों पर, ईरान के बॉर्डर एरियाज में पहुंच चुके हैं, तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिका लगातार सेना की तैनाती यहां पर करता रहा है और इसी बीच खबर यह भी आई कि पेगासस एयर टैंकर विमान ईरान की तरफ रवाना भी किए जा चुके हैं। अब ईरान की ओर बढ़े रहे करीब 6 से 8 टैंकर विमानों की भी जानकारी सामने आई और ऐसा कहा जा रहा है किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला संभव है। और हमले से पहले US ने बाकायदा अपने सहयोगी से बात भी की और हमले के इरादे और प्लानिंग की जानकारी भी दी। लेकिन समझिए, ये मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस सक्रिय किए गए हैं। ईरान पर समंदर से हमला संभव माना जा रहा है। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व का कोई भी बेस हमले का कमांड सेंटर बन सकता है, इस तरह के भी आदेश हैं। और बातचीत का भी विकल्प जरूर है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध ही होगा और युद्ध के माध्यम से ही एक दूसरे पर जीत, फतेह या फिर उन्हें परास्त करने की रणनीति होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध से बचा जा सकता है और बातचीत के जरिए स्थिति को संभाला जा सकता है। अमेरिका के पास में सिर्फ सैन्य विकल्प है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पष्ट कही जा चुकी है। लेकिन जिस तरह से स्थिति बनती दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जंग और अमन के बीच आखिरी रात आज की हो। मिडिल ईस्ट से उठती हलचल
तेहरान की खामोशी और वॉशिंगटन की बेचैनी, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं और दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने रडार पर हैं या कोई चेतावनी नहीं। ये अल्टीमेटम, ये कहा जाए एक तरह से मैसेज है, बड़ा मैसेज है। अगर यह हमला हुआ तो ये सिर्फ ईरान पर वार नहीं होगा, ये वैश्विक संतुलन पर वार होगा। अब ट्रंप ने अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान को घेरने का ऑर्डर दे दिया है और ईरानी सीमा के करीब पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है। समझिए ये 2 तस्वीरें, एक तरफ पहले से यहां पर मौजूद किस रूप में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है, और इतना ही नहीं, अब उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश लगातार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है ईरान की सीमाओं की तरफ। और ये अमेरिका के ईरान पहुंचने वाले दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, यानी यूएसएस जॉर्ज W. बुश। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स के साथ में अपना बेड़ा लेकर चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इस बेड़े के साथ भी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस युद्धपोत और परमाणु सबमरीन मौजूद रहती हैं। अब ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी देश को, ये कहा जाए, मजबूती देता है और किसी देश की पूरी सेना को अकेले तबाह कर सकता है। और अब एक नहीं बल्कि 2 तैरते बेस ईरान के पास में तैनात हैं। सबसे खौफनाक सवाल, क्या आज रात कुछ बड़ा होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच? कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, लेकिन इतनी खामोशी भी यहाँ पर नजर नहीं आती जिस तरह से यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। इतनी तैनाती है, इतना तनाव है और ये सामान्य नहीं है। इतिहास गवाही देता है कि जंग अक्सर ऐसे ही रातों में शुरू होती है, और अगर आज रात पहला वार हुआ तो ये मान के चलिए दुनिया कल वैसी नहीं होगी जैसी आज है। तेल, बाजार, सीमाएं, सब कुछ हिल जाएगा। और ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं होगा, ये पूरी दुनिया की परीक्षा होगी। इस बीच अमेरिका का ईरान में टारगेट पूरी तरह से सेट है। ट्रंप का आखिरी प्रण स्पष्ट है, ईरान का वक्त खत्म हो चुका है। बार बार ये धमकी ये अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। समझिए, ईरान में टारगेट अलग अलग है। IRGC के ठिकाने सेट है पूरी तरह से। दूसरे टारगेट क्या है? दूसरे टारगेट है ईरान के परमाणु ठिकाने। तीसरा टारगेट है मिसाइल और ड्रोन बेस, जो ईरान की ताकत है। अमेरिका ने खामनेई पर भी निशाना साधने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन डेल्टा फोर्स के साथ में हाई अलर्ट पर है और ये रूटीन मूवमेंट नहीं है, समझिए, ये पावर प्रोजेक्शन है। और इस बीच सबसे सनसनीखेज दावा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया। क्या ये एक तरह से एहतियात है या फिर किसी बड़े टकराव की आशंका है? क्योंकि ईरान फिलहाल खामोश नजर आता है और जब तेहरान खामोश होता है तो दुनिया की बेचैनी बढ़ जाती है। आखिर ईरान चुपचाप कौन सा ऐसा जाल बुन रहा है जो दुनिया को चेता रहा है, चिंता में डाल रहा है? बताया जा रहा है कि तेहरान तब्दील हो चुका है पूरी तरह से बंकर में। जी हाँ, दावा है कि हमलों से बचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। राजधानी तेहरान में बंकरों का निर्माण हुआ, मेट्रो स्टेशन को बंकर बनाया जा रहा है, अंडरग्राउंड पार्किंग को तैयार किया जा रहा है वॉर शेल्टर के रूप में। अब तेहरान के जो मेयर है अलीरेजा जकानी, वो बाकायदा बंकर तैयार करवा रही है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई वो भी अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। किस जगह पर हैं ये कोई नहीं जानता और उनकी सुरक्षा कई गुना ज्यादा सख्त की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान में इतना खौफ है क्यों? अमेरिका की ओर से इतनी तैनाती, इतनी चेतावनी, इतना तनाव, क्या ये सिर्फ संयोग है? आज दुनिया 2 विकल्पों के बीच में खड़ी है। पहली है डिप्लोमेसी, दूसरी है तबाही। और सिर्फ एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। एक तरफ आसमान से हमले की तैयारी है तो दूसरी तरफ समंदर की गहराइयों में खामोश तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सवाल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि उस पल का है जब ये तनाव जंग में बदल सकता है। ईरान अमेरिका टकराव अब चेतावनी नहीं, युद्ध का काउंटडाउन बन चुका है। आपको ईरान के सामने अमेरिका की 3 शर्तें क्या हैं ये भी बताते हैं, जिस शर्त को मानने से ईरान सीधे क्लियर कट मना कर चुका है और अब फैसला जंग के रास्ते तय करने तक पहुंच गया है।
ईरान के सामने दरअसल अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त थी ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, अपने यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे, जो बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त जो रखी अमेरिका की तरफ से, आतंकी संगठन हमास, हुती, हिजबुल्ला उनका साथ छोड़ दे, आतंकी संगठनों को हथियार और समर्थन देना भी पूरी तरह से बंद कर दे। और जो तीसरी शर्त ये कहा जाए कि अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए रखी गई, वो तीसरी शर्त, ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे। ये 3 ऐसी शर्तें हैं जो अमेरिका ने ईरान के सामने रखी और कहा है कि भाई बातचीत का जरिया है, अगर आप इन तीनों शर्तों को मानते हैं तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। आज हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई भी पक्ष एक कदम भी गलत दिशा में बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ये टकराव सिर्फ ताकत का नहीं होगा, सब्र, रणनीति और दूरदर्शिता का भी है। ये एक तरह से वो खेल है जहां पर एक गलत कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप ये मान के चलिए जिस तरह से यहाँ पर हालात है वो स्थिति बहुत चिंताजनक बनाता है। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू पर जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में आई, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र स्वामी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार मल्लिका पांडे इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खबर यह है कि ईरान के कई शहरों में जोरदार सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। खबर यह है कि तेहरान, बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर विस्फोट हो गए हैं। खबर यह भी है कि इस ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि धमाके की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से साजिश है। इजराइल का जवाब आया कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन समझिए जिन जगहों पर ये हमले हुए वो अपने आप में वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर ठिकाने माने जाते हैं ईरान के। जिन जगहों पर धमाके हुए, मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कई अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें 10 से लेकर 15 लोगों की जान जाने की खबर है। और धमाका एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर ये धमाके एक तरह से देखने को मिल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी शैलेंद्र सिंह जी, क्या ये माना जाए कि जिस बात का डर था अब वही तस्वीर बन रही है? ये जो सिलसिलेवार धमाकों की जानकारी अब से कुछ देर पहले आई, तो क्या जंग का आगाज हो गया है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, चेस बोर्ड के ऊपर इस समय सारी चीजें यूएस ने सेट कर दी हैं, जो दिखा रहा है, प्रूव कर रहा है कि राजा साहब आप खतरे में हैं और आप खतरे में नहीं हैं। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची है। ये शह और मात वाला जो मामला है, बस सिर्फ वो बचा हुआ है इस समय। क्योंकि जिस तरीके की नेवल डिप्लॉयमेंट करी है, जिस तरीके की एरियल डिप्लॉयमेंट जॉर्डन में करी है, जिस तरीके की ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ईरानियन बॉर्डर्स के पास करी गई है, ये सीधे सीधे दिखाता है कि दिस टाइम यूएस मींस बिजनेस। यूएस को ये भी बड़ी जिम्मेदारी से पता है कि न्यूक्लियर डील से रिलेटेड जो बातचीत वो मांग रहे हैं वो इतनी आसान नहीं है ईरान के लिए करना। हालांकि मैं कहता हूं कि ईरान अगर करने को भी राजी हो जाए तो उसकी बाकी वाली 2 रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी? यूएस को खमैनी बिल्कुल मंजूर नहीं है। एक बड़ा सीधा तो आप इस जो 3 डिमांड आपने रखी हुई है कि नो मिसाइल्स, नो न्यूक्लियर, हालांकि मिसाइल्स के लिए तो उनके विदेश मंत्री ने कह भी दिया है कि नहीं, मिसाइल्स का कहीं कोई टॉक नहीं होना चाहिए। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि फाइनल जो जिसको बोलते हैं दैट इज कि खमैनी उन्हें मंजूर नहीं है। कंडीशन, नो कंडीशन, किसी भी हालत में यूएस को खमैनी जाना चाहिए। ये कैसे किया जाएगा? और अगर किसी भी तरह की डील होगी तो भाई खमैनी ही तो कराएंगे। इस समय आईआरजीसी को आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, आईआरजीसी के ठिकानों के ऊपर भी आप अटैक कर लेंगे, आप बाकी जो उनके लीडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी आप कर लेंगे। लेकिन अपने आप में जब तक खमैनी जिंदा है, और मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि खमैनी जिंदा है मींस अभी भी ईरान उनके साथ खड़ा है, अभी भी वो ईरान उनके साथ है। सो इसलिए आप ये जरूर पाएंगे ये सिचुएशन बड़ी डेंजरस होती जा रही है, जहां रोजाना टेंशन बढ़ रही है। मैं इसमें न्यूक्लियर वॉर नहीं देखता हूं, मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं देखता हूं। इट्स अ मच बियॉन्ड। लेकिन एक थ्रेशोल्ड पर बात अब आ गई है जहां
यूएस कुछ भी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं सर, आने वाले वक्त में स्थिति यही कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा चिंताजनक बन सकती है। लेकिन जिस तरह के अभी हालात हैं, एक एक करके अब यहाँ पर हमलों की कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं और बड़े धमाके की बात है और ऐसा लग रहा है कि आगाज हो चुका है सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि जिन जगहों पर धमाके हुए तेहरान में, वो भी अमेरिका और ईरान के बीच के इस तनाव के बीच में, ये धमाके क्या सामान्य माने जाएं? भले ही कहा जा रहा हो जिम्मेदारी नहीं ली जा रही हो, लेकिन जिन शहरों को टारगेट किया गया, बताया जा रहा है कि वो शहर हैं जो ईरान के एक तरह से न्यूक्लियर शहर माने जाते हैं। उन जगह पर धमाके की शुरुआत, इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो लीडरशिप जो है, आर्मी लीडरशिप, उनकी उस पर ये सीधा सीधा उसको एलिमिनेट करने का एक तरीका है। इजराइल ने पहले भी किया है ईरान के अंदर और दूसरे शहरों में, उनकी यही एक स्टाइल रहती है कि उनकी जो एजेंसीज हैं वो अंदर घुस के और सारी इंफॉर्मेशन लेकर के और फिर वो इन लोगों को एलिमिनेट करती हैं, बाहर से बॉम्बार्डमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया है क्योंकि वो अभी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह की चेतावनी है। अगर नेवल एक्सरसाइज ईरान शुरू करता है जैसा उसने कहा है 2 दिन के लिए जी, तो फिर तो मतलब आप समझ लीजिए कि युद्ध शुरू हो ही जाएगा। अब नहीं लग पा रहा है कि उसको कैसे रोकेंगे, ये मुश्किल लग रहा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अमेरिका की सारी तैयारी अब हो चुकी है, उनको सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। जैसे आप दिखा रहे हैं कि हालांकि और जगह भी खबरें इतनी नहीं आ रही हैं कि उनके वो नेवल के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो चीफ हैं वो उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो उसी तरह के हमले सब जगह हैं और आज रात भर मतलब ये सब हमले चलेंगे, उसमें जितना वो डैमेज करेंगे और उसके बाद उनकी जो टारगेटेड स्ट्राइक्स, जो भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, एयर बेसेस हैं, उनके जो ड्रोन सेंटर्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स के सेंटर्स हैं, वहां पे वो करेंगे। और जो अगर नेवल एक्सरसाइज शुरू होती है तो उस नेवल एक्सरसाइज में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सब पे भी हमले होंगे। अब तो लग नहीं रहा है अनटिल एंड अनलेस जो कतर और तुर्की जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा भी है कि हम अपने यहाँ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको एड्रेस करने को तैयार हैं, उन लोगों से बात करने को तैयार हैं, वो हमारे सिटीजन हैं, उनकी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी, ये सब बातें हो रही है। लेकिन वो अब बहुत पीछे छूट गई, उसमें अब कोई दम नहीं रहा जी। तो हमें तो यही लग रहा है जैसे शरण जी कह रहे हैं कि अब तो वार मुहाने पर है। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये ईरान पर निर्भर करेगा कि वो कल नेवल एक्सरसाइज शुरू करता है या नहीं करता है। ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर यहाँ पर एक तरफ से हमने यही सुना, ईरान की तरफ से ये बात भी कही गई जिस तरह से यहाँ पर बड़े स्तर पर तनाव है। वेल, एक और हमारे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से धीरज कौल, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मल्लिका, मुझे इस बात को जरा समझाइए, अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से कहा गया था IRGC बड़े स्तर पर ये कहा जाए ड्रिल करेगी, वॉर एक्सरसाइज करेगी और उसकी तस्वीरें भी आना शुरू हो गई थी। और जैसे ही वॉर एक्सरसाइज का जिक्र हुआ, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये तनाव किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? नमस्कार नैना जी, सबसे पहले जो अभी चीजें डेवलप हो रही हैं तो यूएस ने इसीलिए बहुत रिटालिएट किया है, क्योंकि आप देखिए जहां पर ईरान अपनी नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से सबसे ज्यादा हमारा तेल एक्सपोर्ट होता है और सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है एशिया में। अगर आप देखा जाए तो पिछली बार जब ईरान और इजराइल की पिछले साल 12 दिन की वॉर हुई थी तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लोबल प्राइस, ग्लोबल एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई थी, एकदम 10% से ज्यादा सर्ज हो गया था। सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डेड उसी टाइम रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, वो ओमान और ईरान के बीच बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और आज से नहीं, वो सिल्क रूट, चाइना सबसे ज्यादा ट्रेड वहीं से करता था सिल्क रूट के टाइम से, और आज भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अगर वो नेवल एक्सरसाइज अपनी शुरू करता है ईरान, तो उससे ऑयल प्राइसेस फिर से ग्लोबली डिसरप्ट होंगे और यूएस को ये मंजूर नहीं है।
जो लोकेशन है। तो इसीलिए नैना जी हम देख रहे हैं कि यूएस बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इस चीज से। अब आज की रात नैना जी बहुत ही वेट एंड वॉच स्थिति रहेगी ईरान और यूएस दोनों के लिए ही। अगर कल से ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, और आप देखिए ईरान के काफी ज्यादा फुटेजेस आ रहे हैं, ईरान बार बार ये बोल रहा है कि अगर हम पिछली बार जो 12 दिन की हमारी वॉर हुई थी हमने इसराइल के साथ की थी, अभी हम मोर प्रिपेयर्ड हैं। पिछली बार हमने उनकी जो ड्रोन एक्सरसाइजेस हैं वो अभी उन्होंने नया फुटेज भी रिलीज किया है इनफैक्ट आजकल में बिल्कुल। ही, जी, जहां जी। उन्होंने दिखाया कि हमारे 1000 ड्रोन्स हमारे रेडी हैं हमारे पास। जैसे हमने पिछली बार इसराइल के आयरन डोम जो सबसे ज्यादा माना जाता है, जो रोक लेता है मिसाइल्स को, इंटरसेप्ट कर लेता है, हमने उस इंटरसेप्टर को तोड़ दिया। ऐसे हमारे पास अब हजारों की संख्या में और ज्यादा ड्रोन है, तो हम अटैक करने की और ज्यादा क्षमता रखते हैं। तो काफी अभी वीडियोस भी रिलीज कर रहे हैं नैना जी ये। और ये एक तरह से मुझे लगता है प्रोपोगेंडा ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो अगर रिलीज किए जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। लेकिन यही बात जरा दीपा कौल आपसे जानने की हम कोशिश करते हैं, धीरज कौल माफ कीजिएगा धीरज जी, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से रणनीति आने वाले वक्त को लेकर बड़ी तैयारियां उसकी की जा रही हैं। आप यूएस से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जरा ये बताइए अमेरिका और ईरान के बीच में आखिर क्या अभी इस दौरान सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार धमकी दी जाती है वेनेजुएला का जिक्र करते हुए। क्या वेनेजुएला 2.0 ईरान में करना वो प्लान कर रहे हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि वेनेजुएला जैसी सिचुएशन ईरान में है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए इस मुद्दे पे हम आपके एस्टीम पैनलिस्ट के साथ काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं। विवेक जी के साथ कल भी बात की थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पहली बात, वेनेजुएला और ईरान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत ही अलग एरियाज हैं, लोकेशंस हैं, प्रॉक्सिमिटीज हैं। हमारे एसेट एट रिस्क, उनकी अप्रोचेबिलिटी बहुत ही अलग है। कुछ भी कहिए, इजराइल कैन स्टिल बी टारगेटेड बाय ईरान, कुछ हद में भी 10% पेनिट्रेशन, और हमारी जो बेसिस हैं हमें उनके बारे में भी सोचना है। और अभी मैडम ने जो पॉइंट आउट किया, मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड से आता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हरमुज। और उसके पास ही एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान का, जो एक फेयर टारगेट है हमारे लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये देखिए यूएस यहाँ की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी क्लियर कट है कि कोई भी ऐसी रिजीम जो फंडामेंटलिज्म को यूज करके इस्लाम के नाम पे किसी भी तरीके की टेरर को सपोर्ट करे, उसके ऑपोजिशन में हम जाना चाहते हैं। अब कल विवेक जी ने मुझसे सवाल पूछा था कि ये ही अप्रोच पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप हैं उनकी तरफ क्यों नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन दैट इज द रियलिटी, और इसमें बाई पार्टीजन सपोर्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स भी हैं, और पब्लिक भी यही चाहती है। और मैटर ऑफ फैक्ट, मैं बहुत बड़ी मात्रा में, मैंने कल भी बताया था, मेरे कई मित्र हैं जो ईरान से आते हैं, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं। ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि वो किंग की रेजिम को सपोर्ट करते थे, बट दे ऑलवेज वांटेड अ लिबरल ईरान, जिसमें यूथ को ऑक्सीजन, मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन वगैरह हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस चीज को मिस करते हैं बार बार, वो है लोकल ईरानियन पर्सन जो अंडर 40 है, उसको अब स्वाद आ चुका है डेमोक्रेसी का, एंड दे हैव स्टूड अप अगेंस्ट द रेजिम। तकरीबन 28,000 लोग, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, 17,000 टू 28, 17 ऑन कंजर्वेटिव नंबर मारे जा चुके हैं, और कहीं 30-40 हजार लोग इस टाइम जेल में हैं। तो इतनी बड़ी लेवल का एक रिवोल्ट आप समझिए, जो एक रिजीम के खिलाफ ईरान में ऑन ग्राउंड चल रहा है, वो शायद मैंने तो नहीं देखा इस सीरियसनेस पे। दूसरी बात, वहां पे एक ऐसी चीज हो चुकी है जो कि हर आदमी को, खास और आम, एवरी सिंगल पर्सन की पॉकेट पे बड़ी जबरदस्त हिट दे रही है, जो इन्फ्लेशन है और डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी। आज ब्रेड खरीदना वहां पे मुश्किल हो रहा है, वहां पे इकोनॉमिकल टर्मोइल है जो हर इंसान को इफेक्ट करता है। नंबर 3, ईरान के ऊपर परसों हमने बात की थी, नए सैंक्शंस लगेंगे, और आज वो प्रपोज्ड है एसिड फ्रीजिंग, मतलब ईरान ओरिजिन के जो लोग विदेशों में जिनके पैसे पार्क्ड हैं, उनके एसिड्स के पीछे वो जा रहे हैं। आपको याद होगा ओलिगार्क्स के भी एसिड हमने फ्रीज किए थे यूक्रेन वॉर के बाद, जिसका बड़ा खतरनाक चोट रशिया की सपोर्ट सेक्टर पे लगा। और ईरान के भी जो आप ऑफिशियल्स देखिए, आर्मी के ऑफिशियल्स देखिए, टॉप देखिए, वो एक तरीके का सेफ हेवन अपने बच्चों के लिए पार्क करते हैं आउटसाइड द कंट्री विद डिफरेंट अकाउंट्स। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके पीछे जाएं तो दे कैन बी ट्रैक्ड। तो वहां पे अब वो पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है, जो रिजीम को सपोर्ट है, आयतुल्ला की जो रिजीम है, उसको जो सपोर्ट है, उसके घुटने भी अब कमजोर होते हुए दिख रहे हैं।
लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोअर लेवल ऑफ आर्मी सपोर्ट, ओपन डिसेंट कुछ हद तक उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे दिख रहा है। और आर्मी के कई लोगों का ये कहना है कि हम पब्लिक पे गोली नहीं चलाएंगे अब। तो ये कई जगहों से अगर आप उनकी रिसर्च करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट पे, ये आपको दिखेगा। और मेरे कई पब्लिक पे गोली नहीं चलाएंगे, और अब से कुछ देर पहले ऐसी खबरें आई कि कई जगहों पर यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुए, फिर उसे किस रूप में देखा जाएगा? ऑल्दो कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ये हमले किस तरह के हैं फिर? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, और मैं एज अ आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये समझना जरूरी है जो कुछ डिसेंट के घड़े हैं इस टाइम ईरान के अंदर बैठे हुए, जिसमें से एक तो जो किंग के रिलेटिव हैं उन रेजवी, उनको इतना सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं है। कुछ क्लैरिकल लोग हैं, अगर आप उनके पोस्ट देखें जो जूनियर क्लैरिकल लेवल के हैं, वो आना चाहते हैं। लेकिन यूथ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एजुकेटेड क्लास के लोग, जैसे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ईरान में, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं जो यूथ लीडर बन के आ रहे हैं, तो वो उनको आना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी तक इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसकी ओनस किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं ली है। और देखिए, इजराइल मना कर रहा है, इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस हमले से, इस धमाके से हमारा लेना देना नहीं है, और अमेरिका का ये पैटर्न नजर नहीं आता। तो क्या ये माना जा रहा है कि ये एक तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिवेटेड हैं? और आपने वही कहा कि जो घर के भेदी हैं, क्या उनकी तरफ से ये घटनाएं नजर आ रही हैं? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जो टच किया आपने, वो मैं बताना चाहूंगा। जो लोकल जो पब्लिक सपोर्ट एंटी गवर्नमेंट है, वो एंटी इस्लामिक क्लैरिक रिजीम के खिलाफ है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों के लिए नहीं। लेकिन उनका ये कहना है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द ब्लास्ट। मैटर ऑफ फैक्ट वो तो कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन और दूसरी कंट्री सपोर्ट करे, हमारे बहुत लोग मर रहे हैं। और इस बारी जो ट्रंप ने वादा किया था पिछली बारी की, वी विल नॉट लेट अ सिंगल बुलेट बी शॉट। मैं वापस लौटी हूं धीरज, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट है अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के कई शहरों में जोरदार धमाका हुआ है। कई शहरों में सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं और धमाकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जानकारी थी कि 2 से 3 जगहों पर धमाके हुए, लेकिन अब जानकारी है एक साथ 12 जगहों पर भी हमले हुए हैं। दूसरी तरफ तेहरान, बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर विस्फोट हुए हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। IRGC के कमांडर की भी इस बीच जान जाने की खबर है। हालांकि कई और भी लोग प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि इसमें आम जनता तो शामिल है ही, कुछ और भी इसमें ऑफिशियल्स हो सकते हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि जिन जगहों पर धमाके हुए वो रहवासी इलाके थे, उन जगहों को टारगेट किया गया। आखिर क्या उद्देश्य था, किस तरह के धमाके थे, ये अपने आप में बड़ी बात है। चर्चा लगातार जारी रखते हुए शालिन सिंह जी, लेकिन मुझे एक बात जरा समझाइए। मैं जल्दी से शालिन जी से एक बार ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से ये पूरा धमाका भी मुझे लगता है एक बड़ी सेकेंडरी चीज हो जाती है। बार बार इस तरह के हमलों को लेकर अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला का जिक्र किया गया। मैं सवाल भी इसीलिए क्योंकि वेनेजुएला और ईरान, इनमें किस तरह का अंतर नजर आता है। और दूसरी बात, अगर खामनेई की बात की जाए, कहा जाता है कि खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं है ईरान के, खासतौर से शिया मुस्लिम बेल्ट में उनकी एक बड़ी भूमिका है। मिडिल ईस्ट ही नहीं, जो भी इस्लामिक वर्ल्ड में उनकी एक बड़ा नेटवर्क है। और बार बार ये अमेरिका भी बखूबी जानता है, बाकी पूरी दुनिया के अलग अलग नेता और ग्रुप्स भी बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर खामनेई को टारगेट किया जाता है तो शिया बेल्ट जरूर एक्टिव हो जाएगा और उसका खामियाजा के आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। उनके पहले सवाल का जवाब, वेनेजुएला और ईरान में क्या फर्क है? उनमें सिमिलैरिटी सिर्फ एक है और कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। और उनमें सिमिलैरिटी है कि उसके ऊपर ट्रंप की नजर है। दैट इज द ओनली कॉमनैलिटी। अदरवाइज दोनों के बीच में एक साउथ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल है। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जिस तरीके से ईरान के पास हथियार है, मिसाइल है, एयरफोर्स है, IRGC है, एक मोटिवेटेड फोर्स है, ये वेनेजुएला में नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये। और मे बी जब ये ब्लास्ट की आप बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आज तक कोई ब्लास्ट कहीं किसी का हुआ है और पाकिस्तान ने ओन अप किया है कि उनके द्वारा हुआ है? अगर इजराइल करवाएगा, अब आप ये भी उन्हीं से कहलवाओगे कि हाँ भाई मैंने करवाया है ब्लास्ट। व्हाई विल दे से दैट? आप बताइए, ये ब्लास्ट 3 महीने पहले, 6 महीने पहले क्यों नहीं हो रहे थे? ये जो पूरी की पूरी अपराइजिंग है, ये 8 महीने पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये पूरा का पूरा ईरान एकदम सॉलिड बैकिंग में खड़ा था खमैनी के, जब वहां पर वो न्यूक्लियर स्ट्राइक 12 दिन की जब लड़ाई सो कॉल्ड चली थी। बढ़िया झंडे चलाए जा रहे थे,
फोटोग्राफ्स लेकर लोग सड़कों पर थे, जिंदाबाद के नारे चल रहे थे, एक बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रहा था वहां खमैनी के लिए। देखिए, यूएस का डीप स्टेट, मोसाद, सीआईए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो दीमक की तरह आपको चाट जाती है और आपको पता नहीं चलता है। ईरान में इस समय अगर कुछ भी हो रहा है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आज नहीं तो कल आप देखेंगे 25-30 साल बाद विकिपीडिया जब निकाल कर दिखाएगा कि सीआईए का क्या रोल था और किसका क्या रोल, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आजकल समझ में आता है कि हाँ जी, अफगानिस्तान में क्या किया था सीआईए ने, वियतनाम में क्या किया था, किसी और कंट्री में क्या किया था। सो ज्यादा बड़ी बात को छोटा करते हुए मैं बोलूंगा, ईरान घुटनों पर इतनी आसानी से नहीं आए। ईरान के पास न केवल यूएवीज हैं, एयरफोर्स है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आईआरजीसी को, यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि ठीक है जी हम आतंकी फोर्स डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा चलो, आपने डिक्लेयर कर दिया, अब क्या आपको क्या लग रहा है वो डिसआर्म हो जाएगी? अब वो लड़ना बंद कर देगी? अब वो और ज्यादा तेज लड़ेगी, और ज्यादा बर्बरता से लड़ेगी, जब उसको दिखेगा कि यूरोपियन यूनियन ऑब्लिक यूएस ऑब्लिक किसी के आते हैं। इस समय जो सिर्फ एडवांटेज यूएस को मिलता है कि यस, नेवल ब्लॉकेड एक बड़ा अच्छा है, उनके पास एक बड़ी अच्छी फोर्स है जिसका कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ईरान कैन नॉट स्टैंड, ईरान कैन नॉट विन, लेकिन यह बात जरूरी है कि ईरान विल ऑल्सो बी एबल टू स्ट्राइक। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 ड्रोन ऑब्लिक, मिसाइल ऑब्लिक वगैरह वगैरह छोड़े, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन अटैक, और आप कहें कि सैचुरेशन अटैक में 100% सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं मानता हूं अब्राहम लिंकन के पास 93% रोकने की क्षमता है, बट 93% मींस 100 में से 93 अटैक जो उसकी तरफ आएंगे। क्या ईरान इस परिस्थिति को नहीं जानता था? ईरान बखूबी जानता था कि आज नहीं तो कल ये परिस्थिति बनेगी, क्योंकि अदावत अमेरिका और ईरान की बहुत पुरानी है और अमेरिका की नजरें हमेशा से ईरान पर रखी हैं। खामनेई हमेशा से उनके कहा जाए कि हिट लिस्ट में से एक रहे डीप स्टेट के लिए। यही बात सुरीन स्वामी जी से मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। सुरीन जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शैलेन जी ने बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से बताया, और अगर मैं कहूँ कि इस परिस्थिति का अंदाजा तो बहुत पहले से था ईरान को भी, यही वजह है कि तेहरान को बंकरों में तब्दील किया जा रहा है। तेहरान की वर्ल्ड क्लास तैयारी चल रही है। वहां के जो ये कहा जाए कि मेट्रो स्टेशन हैं, उन्हें इंटरनल तौर पर बंकर के रूप में तैयार किया जा रहा है। और बहुत दूर क्या जाएं, जो खामनेई है, आयतुल्ला खामनेई, उन्हें खुद को अंडरग्राउंड किया जा चुका है। ये पूरी रणनीति के तहत नहीं तो और क्या है? नहीं, वो ईरान की रणनीति है ना। अमेरिका की रणनीति उन्हीं को खोजने की है। यही तो लड़ाई है। लड़ाई ये है कि अमेरिका का जो टारगेटेड स्ट्राइक्स होंगी, उस टारगेटेड स्ट्राइक्स में जैसे आज ये ब्लास्ट जितने भी हो रहे हैं, वो सब उनको पहले से उन लोगों ने सारी अपनी जांच पड़ताल करके, और पहले भी ईरान में हुए हैं तो अब वो कराएंगे। वो सब उनकी उन लोकेशंस में होंगे जो कि बंदरगाह है, या उनके जो सेंटर्स हैं, या उनकी फोर्सेस के सेंटर है, वहां पे ब्लास्ट करके उनका फर्स्ट एफर्ट होगा कंटिन्यूअसली रात भर करके उनकी लीडरशिप को, आर्मी की लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करें, नेवी, एयरफोर्स जो भी है। सेकंड उनका अटेम्प्ट होगा कि वो उसके साथ साथ करते करते और उनके जितने भी ईरान के आर्मी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, चाहे वो उनके ड्रोन सेंटर्स हों, चाहे वो उनके मिसाइल सेंटर्स हों, चाहे वो उनके न्यूक्लियर सेंटर्स हों, चाहे उनके आर्मी के इन लोगों के रेजिडेंशियल सीनियर ऑफिसर्स के और ये बेसेस हों, तो वो उस पर स्ट्राइक करेंगे। देखिए, अगर अमेरिका युद्ध में उतरा है तो वो कोई 1-to-1 लड़ाई के लिए नहीं उतरा है। ये बात बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर तो अमेरिका की सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। जी। अगर अमेरिका लड़ेगा तो वो ईरान को सर नहीं उठाने देगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा उसको, चारों तरफ से उस पर हमला होगा। तो मुझे यही लग रहा है कि ये रात भर ये इस तरह की स्ट्राइक करने के बाद भी अगर ईरान कोशिश करता है कि कल हम वो नेवल एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे, मुझे तो लग रहा है कि वो कर भी पाएगा कल, तो उस स्थिति में उनका चारों तरफ से जो उसको बोलते हैं ना 5-7 घंटे का अटैक होगा। जी। और ईरान को समझ में नहीं है, वो लड़ नहीं पाएगा। अगर ईरान ने मान लीजिए, जैसे शैलेन जी कह रहे हैं कि साहब वो सारे नहीं न्यूट्रलाइज होंगे, वो उसके अब्राहम लिंकन पे गिरेंगे, फिर तो अमेरिका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो नॉर्मल लड़ाई है इजराइल ईरान की, तो ऐसी लड़ाई नहीं होगी।
मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अमेरिका की इस तरह की पूरी तैयारी है अब कि वो इनको चैलेंज देकर, अगर खेमने का पता लग गया है जब, तो वेल एंड गुड है। वो किसी भी बंकर में छिप जाए, इनके लिए क्या है, $100 बिलियन देंगे किसी को भी, किसी भी नहीं, आर्मी चीफ को कह लेकिन देंगे तुम्हें सर बना अभी देंगे। सुरेंद्र स्वामी जी ये भी तो नहीं पता कि अभी खामनेई तेहरान में ही मौजूद हैं, ईरान में ही मौजूद हैं, या फिर कहीं और अपने ये कहा जाए पनाहगाह या समर्थकों के पास में है। क्योंकि मुझे लगता है नहीं, जी एक और सबसे नहीं, महत्वपूर्ण बात ये है सर, क्योंकि उनकी सुरक्षा में IRGC की जो विंग है, जिसे वली अम्र कहा जाता है कि वो सबसे विश्वसनीय और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और उन्होंने दरअसल अपने जो उनके कमांडर हैं उनमें बदलाव भी इसी तरह से किया गया, ताकि किसी तरह से भी कोई चूक या फिर बिकने वाला कोई ना रहे, जो बात यहाँ पर धीरज भी कह रहे थे। जी नहीं, हम लोग सोच रहे हैं ना कि भाई हमें नहीं मालूम है। देखिए, अमेरिका की तो स्ट्रेटेजी है, वो फॉलो कर रहा है खेमनेई को। वो अगर दूसरी जगह चला गया जब, तो उनके लिए बहुत ही आसान है। और अगर जैसे हमने आपसे कहा कि अगर वो छिपा हुआ भी है तो वो ऐसे थोड़ी ढूंढेंगे। वो उनकी जो मोसाद और जो उनकी CIA जो काम कर रही है, वो वहां लोग को आपको मालूम ही है, जो पैसे का खेल चलता है, जिसके तरीके से वो उन लोगों को ढूंढते हैं, उनको तो लोकेशन चाहिए, फिर चाहे 1 लाख आदमी उनकी सिक्योरिटी कर रहा हो। बेशक वो तो बहुत अटैक के बाद बच नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल तो लड़ाई, मुझे लग रहा है, जो हम 3-4 दिन से मैं अपना व्यू दे रहा था, वो यही है मेरा, कि अमेरिका इस पूरी फिराक में है। और आज से पिछले 4-5 दिन पहले भी मैंने कहा था, वो टाइम आ गया है 5-7-10 दिन में वो अपनी जानकारी के हिसाब से, और वो हमले इस तरह के टारगेटेड शुरू करेंगे। जी सर, और वही मुझे अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका आगाज भी हो गया है। मल्लिका, मैं यही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक पैटर्न चल रहा है अभी। आज हमने देखा कि बड़े धमाके हुए, खासतौर से ईरान के अलग अलग इलाकों में। ऐसे ही कुछ धमाकों के उसके सीमावर्ती देश है अफगानिस्तान, वहां पर भी ऐसी ही परिस्थितियां नजर आई। ये क्या एक पैटर्न है ध्यान भटकाने का भी? और उसके बाद में, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि गोरिल्ला वॉर की तरह अमेरिका की जो ट्रेनिंग है, अमेरिका इस हमले को अंजाम दे सकता है कि ऐसे घेरना है ईरान संभल ही ना पाए। ऑल्दो ईरान भी कुछ इसी तरह से दावा कर रहा है। मल्लिका। नैना जी देखिए, इसमें एक चीज ये है, नैना जी इसमें एक चीज ये है कि अगर आप जो आज का ब्लास्ट है वो देखें, जो अपना ये बंदर अब्बास में हुआ है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। तो आज ही नेवल चीफ ने ये बोला कि हम यहाँ पर संडे से ट्रेनिंग शुरू करेंगे, नेवल एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और आज ही वहाँ ब्लास्ट हो गया। बट अगर आप इस ब्लास्ट के उसमें जाएं, तो अभी मैं IRGC का पढ़ रही थी, उन्होंने बोला है कि बीच में फेक और फॉल्स नैरेटिव चल रहा था कि उनके नेवल कमांडर को हार्म हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, IRGC ने कंफर्म किया है। और इसका रीजन उन्होंने गैस लीक पर डाल दिया है। बट एट द सेम टाइम 2-3 जगह तेहरान के पास भी धमाका गया है, एक वहां अबराज है, वहां पर भी धमाके हुए हैं, और सिमिलर टाइम में 5-6 जगह में वहां पर अभी इस वक्त पर धमाके हो चुके हैं नैना जी। तो अब ये गैस लीक है, इजराइल भी डिनाई कर रहा है, IRGC भी डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ कॉशन दे रहा है कि सिटीजन्स को कोई डरने की जरूरत नहीं है, या ये पैटर्न है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है नैना जी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है नैना जी, देखिए US इस बार, पिछली बार अगर आप देखें तो जब मिडनाइट हैमर हुआ था, तो US ने जाके सीधा सीधा एक सरप्राइज अटैक किया था, और उसके बाद ट्रंप ने बोला कि कोई नहीं, अब हम पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब ईरान ने अटैक किया था US का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर में, उसके बाद ईरान और इजराइल का भी वॉर हो गया, तो उसके बाद US का क्या रिएक्शन आया कि भाई ठीक है, कोई नहीं, हमने तुम्हारे न्यूक्लियर अटैक कर दिए हैं। उससे 2020 में इन्होंने इनके मेजर जनरल सुलेमानी को भी अटैक कर दिया, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तब से US फोकस कर रहा था पीस पर। बट इस बार डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अलग रणनीति अपनाई है, जो एक आई थिंक वॉर में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शनरी मेजर क्या रहेगा। क्योंकि अभी तक जो समझ में आ रहा है नैना जी, अगर US ने वॉर करनी होती या अटैक करना होता तो अभी तक कर चुका होता। US का क्या चल रहा है अभी, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, कैसे ये चुनौती है, अगर धमकी है तो ये क्या है फिर?
नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट है नैना जी, ये इस अच्छा। बार एडवर्टाइजमेंट है। इस बार इन्होंने पब्लिकली थिएट्रिकली हर एक चीज को बताया कि हमारा नेवल फ्लीट यहाँ पहुंचा है। अनलाइक जैसे उन्होंने वेनेजुला में एक सरप्राइज अटैक कर दिया था, अनलाइक, और उनको पता है कि वेनेजुला इराक और लिबिया की तरह नहीं है ईरान, क्योंकि जोग्राफिकली, पॉपुलेशन वाइज, मिलिट्री वाइज ईरान इन्हीं सभी देशों से बहुत ज्यादा आ गए नैना बेशक। जी। तो ये वाला थोड़ा सा इसमें फैक्टर हमें लेना है कि इस बार पब्लिक थिएटर है तो क्या वो अटैक करेंगे, तो दोनों में इस बार बहुत वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, लेकिन धीरज, जो अभी मलिका कह रही है, खासतौर से ईरान का अगर हम जियोपॉलिटिकल वाइज देखें, हर परिस्थिति, चाहे बात यहाँ के टेरेन हो, चाहे बात यहाँ की आबादी हो, चाहे बात यहाँ का पैटर्न हो, और इवन IRGC हो या फिर खुद आयतुल्ला खामनेई हो, यही बात जो मैंने शैलेन जी से पूछी, खामनेई की भूमिका खासतौर से शिया मुस्लिम बेल्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, या क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट खामनेई को टारगेट करने से थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं, और ये अभी वो सोच रहे हैं कि बातों से बात बन जाए, वरना अगर उन्होंने ऐसा कोई एक्शन लिया तो पूरा शिया मुस्लिम बेल्ट या फिर जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं वो उनके एंटी और हो सकती हैं, उनसे पंगा ले लेंगे सीधे सीधे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आई वुड लाइक टू टच। पहली बात तो जो खुमैनी जी की पॉपुलैरिटी थी पिछले 20 साल में वो काफी कम हो चुकी है। ये इसमें ये आप सर्वे कराइए, आप लोगों से बात करिए, आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, जो वहां का यूथ जनरेशन नहीं, है, अच्छा, they आप have बात been asked- कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन क्या जो आयतुल्ला खामनेई की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, या फिर उनकी जो लीगेसी, उनके बच्चे भी, बेटे भी आगे बढ़ा रहे हैं अभी उनके एब्सेंस में, उनसे भी लोगों की नाराजगी है? बोथ। अच्छा। मैटर ऑफ फैक्ट, मैं ये रीइंस्टेट करना चाहूंगा, ईरान का जो यूथ है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद फंडामेंटल इस्लामिज्म, they don't want to do anything with supporting Hamas, और they don't want to do anything with supporting any terror activities. अगर आप उनके एजुकेटेड क्लास से पूछें, वो एक हेल्दी प्रॉस्पेरस कंट्री चाहते हैं जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें एजुकेशन हो। ईरान, मतलब आप मुझसे ज्यादा ज्ञान जानती होंगी, आज से 2000 साल पहले देखिए, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, काफी लिबरल वर्ल्ड था, काफी they were known for education, science, technology and things like that. आज हम उसे हमास और हुती रेबल के नाम से और पेट्रोल के नाम से जान रहे हैं। क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है ईरान से वर्ल्ड की ग्रोथ में? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ग्राउंड पे जो पब्लिक का सपोर्ट है, दे आर पब्लिक तंग आ चुकी है ये सैंक्शन से, और ये इस टाइप के वॉरफेयर और ये इस्लाम का झंडा लेके लड़ाई करने वाले माइंडसेट से। वो पब्लिक वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, उनकी जो अपनी आयतुल्ला की जो अपनी आयरन फिस्ट है, जो उनके अपने वर्कर्स हैं, जो उनके अपने ग्राउंड सोल्जर्स हैं, उसमें भी काफी हद तक दबाव दिख रहा है। तीसरी बात, जो उनके इवन हायर लीडरशिप लोगों के पैसे इधर उधर पार्क्ड हैं, उनके बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है इस टाइम बाय डिफरेंट डिफेंस एजेंसीज। और अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपके शो पे विवेक जी के साथ बहुत बार इस पे बात की है कि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि कोई बिग बूट्स ऑन ग्राउंड एक्टिविटी हो, सर्जिकल स्ट्राइक या कोई स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, उनके ऊपर टैक्टिकल अटैक्स, मैंने पिछले हफ्ते बोला था, विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स मुझे दिख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो जितना भी आप देख रहे हैं प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, साथ के अंदर इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन ईरान में पहले से है। ये बोल देना कि अब जाके मुसाद वहां घुसा है, मुझे लगता है आई वुड नॉट रिस्पेक्टफुली कब तक चलती हुई नजर आ रही है धीरज? ये देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कल ही ट्रम्प का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है, नाउ वी आर रेडी टू टॉक, वी वांट टू रिजॉल्व दिस पीसफुली, आई वुड हेट टू गो ऑन अ वॉर। कहानी सिर्फ रिजीम चेंज की है, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। मैटर ऑफ फैक्ट, कल आप उनका स्टेटमेंट देखिए ईरान के ऑफिशियल्स का, दे आर रेडी टू टॉक विद officials of different area to calm the things down। और अब वो उन्होंने इस पे भी बात की है, जिन स्टूडेंट्स और छात्रों की मृत्यु हुई है उसके ऊपर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ ट्राइब्यूनल बिठाएंगे, लेकिन पब्लिक इज वेरी वेरी एंग्री, स्पेशली द फाइनेंशियल क्राइसिस। एक बात को समझिए आप कि ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये ईरान ने खुद भी इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ईरान के अंदर करप्शन चरम सीमा पे है, वहां पे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है। लेकिन धीरज, मुझे एक बात बताइए, ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये अमेरिका में नहीं है। अमेरिका क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली पोजीशन पर आ जाता है हमेशा? अमेरिका में खुद अंदरूनी तौर पर इतने तरह तरह के कियोस के, चाहे बात IC को लेकर हो या फिर यहाँ पे पॉलिसीज को लेकर हो, महंगाई की परिस्थितियां इतनी ज्यादा चिंताजनक हैं, और उसे चिंता हो रही है ईरान या फिर
बाकी अन्य जगहों पर रिजीम चेंज करने की? देखिए, मैं आपकी बात जो आपने पॉइंट रेज किए वो बहुत वैलिड है। क्या हमारे अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स, इमिग्रेशन, आइज, इन्फ्लेशन, जॉबलेस, मैं तो फाइनेंस में हूं, मैं आपको दिन भर इस पे लेक्चर दे सकता हूँ। डिप्रिसिएशन, मार्केट्स, डॉलर डिवैल्यूएशन, बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान में हम क्यों घुस रहे हैं, आपका यही सवाल है। मैं आपको फिर बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जो ईरान है, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल, और इजराइल को प्रोटेक्ट करना अमेरिका थिंक्स इट्स इट्स फर्स्ट ड्यूटी। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इजराइल इज सिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान, वो कभी भी नहीं रुकते टेरर सपोर्ट के लिए। और तीसरा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहां पे है, उसका भी बहुत बड़ा है। चौथा, मैं बार बार बोलूंगा, अगर शायद ये किसी को पसंद ना आए, तेल। इस टाइम जिस वर्ल्ड में मैं बैठा हूं, एआई हेल्थ केयर, एआई के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पावर। पावर का 85% इज एनर्जी कमिंग फॉर फॉसिल लेकिन फ्यूल, ऐसे तो वेनेजुएला, दुनिया की ईरान। ऐसा लगता है तमाम अलग अलग संपदाओं पर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल उन्हीं का ही अधिकार है। लेकिन मैं जल्दी जी एक सेकंड, मुझे एक बात खत्म करनी दीजिए। जो आपने लास्ट स्टेटमेंट ली, जो आपने लास्ट स्टेटमेंट दी ना, वो ही स्टेटमेंट पिछले 10 साल से चाइना कर रहा है। हर जगह अपने रिसोर्सेज पे कैप्चर कर रहा है। अमेरिका वेकअप लेट टू द कॉल। क्या ये एथिकली राइट है? आई एग्री विद यू, इट्स नॉट एथिकली राइट। लेकिन ईरान में जो मुझे दिख रहा है ऑन ग्राउंड, अगले कुछ हफ्तों महीनों में रिजीम चेंज लिखित मुझे लग रहा है हो जाएगा। लेकिन अच्छा शरीन जी, धीरज जी की बात से कितना सहमत है? क्योंकि चाइना और अमेरिका की सिचुएशन, मुझे नहीं लगता चाइना ने जिस तरह से अभी अमेरिका ने ऑपरेशंस किए, चाइना की इस तरह की रणनीति रही है। अमेरिका की तो ग्रीनलैंड पे नजर, नाटो से वो वैसे ही पंगा ले चुके हैं। अमेरिका की कनाडा पर नजर, क्यूबा पर, वेनेजुएला, ईरान, हर जगह पर तो अब उनकी नजर है। इसके पास पावर है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे इकोनॉमिक पावर हो। ही इज डिक्टेटिंग इन द वर्ल्ड, और उसे कोई नहीं रोक पा रहा। चाहे आप वेनेजुएला ले लीजिए, दुनिया ने चा चू पाव का सारे बैंड बाजे बजाए, बात खत्म हो गई। वो ताइवान के लिए बोलता चला जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बोलने के लिए सब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। मैं शायद एग्री कर जाऊंगा कि किसी भी कंट्री में, ईरान नहीं, किसी भी कंट्री में काफी लोग अच्छे भी होते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बिल्कुल। लेकिन उसका टैग क्या है? क्या ईरान एक बार भी इस बात को डिनाई कर पाएगा? हमास, हूती, हिजबुल्लाह के पीछे कौन है फोर्स? ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए खमेनी साहब फेमस रहे। तो इसलिए मुझे उन सिर्फ 10 लोगों से, 100 लोगों से कोई बैर नहीं है जो अच्छे हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन मेरा बैर है उस कंट्री के साथ। मैं पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान से क्या बैर हो सकता है? क्या कंपैरिजन है मेरा और पाकिस्तान का? इसमें कोई कहीं दूर दूर तक नहीं। क्या लोग बुरे नहीं, दरअसल वहां की जो ये सोच या फिर एक परंपरा बना दी जाती है, ढांचा, उसकी वजह से एक टैग लग जाता है। अब वक्त इतना ही है धीरज, और बाकी सारे गेस्ट को मैं माफी के साथ में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। वक्त इतना ही।